सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका संभव। जी हां, आज दूसरा दिन है जब आपका होस्ट बदला हुआ है। बहुत जल्दी आपके पुराने होस्ट भी वापस आएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक मैं उनकी कमान संभाल रही हूं। लेकिन आपको बताने के लिए कि अर्थव्यवस्था में क्या कुछ हो रहा है, इसके मतलब आपके लिए क्या है, वो मायने समझाने के लिए अंशुमान तिवारी जी जरूर मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वो भी स्टूडियो से दूर ही है, पर जहां से भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए मनी सेंट्रल में। थैंक यू सो मच अंशुमान सर। आज बहुत सारी खबरें हैं उस पर हम चाहेंगे आपका टेक समझना। आप जिसे हमें डिकोड करते हैं वो हम डिकोड करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आज किन खबरों पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले महंगाई से जुड़ी खबर का रुख करने वाले हैं, जो बताती है कि दाल महंगी होने वाली है। इसके बाद चावल खरीद पर भी अपडेट लेकर आएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर के उस बयान का विश्लेषण होगा जिसमें उन्होंने 8% ग्रोथ की बात कही है। अगली खबर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि इन स्कीमों पर सख्ती हो सकती है। रेगुलेटर का क्या रुख है, इस पर हम फोकस करेंगे। अस्पतालों में इलाज के खर्च से जुड़ी एक अहम खबर, और अंत में कंपटीशन कमीशन से जुड़ी खबर पर चर्चा होगी, जो बताती है कि कंपटीशन घटाने के लिए कंपनियों पर सख्ती हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बात महंगाई की। दाल जो है आपके लिए महंगा हो सकता है, इसकी आशंका बढ़ रही है। जीएसटी पर आंध्र प्रदेश अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी एएआर ने आदेश जारी किया है कि प्रोसेस दालों पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। एएआर का मानना है कि साबुत दलहन कृषि उत्पाद है, लेकिन प्रोसेस दाल नहीं है, ऐसे में उस पर जीएसटी लग सकता है। एएआर ने इसके अलावा थोक कारोबारियों और मिलर्स और किसानों के बीच कारोबार की सुविधा के लिए कृषि उत्पादों पर वसूली जाने वाली ब्रोकरेज पर भी 18% की दर से जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। इस खबर को समझते हैं, अंशुमान तिवारी जी के पास चलते हैं। अंशुमान सर, किस तरह की दाल पर यह टैक्स लग सकता है? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है। आमतौर पर टैक्स की खबरें पेचीदा होती हैं और हमें समझ में नहीं आती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब जीएसटी के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दालों की प्रोसेसिंग पर, प्रोसेस्ड दाल पर जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। यानी दाल जो अपने प्योर फॉर्म में खेत से आती है और उसके बाद उसको, उसका छिलका उतारा जाता है, जिसको उसे प्रोसेस्ड दाल कहते हैं, उसे क्लीन किया जाता है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने पाया, ये आंध्र प्रदेश की कंपनी थी गायत्री एंटरप्राइजेस, उसका मामला था। जीएसटी कानून या जीएसटी अधिकरण का ये मानना था कि किसान केवल दाल उत्पादित करता है, बाकी चीजें प्रोसेसिंग काम मिलों में होता है या बाहर होता है, और ये एक अलग तरीके की सर्विस है, इस पर टैक्स लगना चाहिए। और ये फैसला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दालों पर लगा दिया है। यानी अब जितनी भी दालें आंध्र प्रदेश के इलाके में कम से कम माना जा रहा है कि जो पैदा हो रही होंगी, उनके छिलके उतार कर आप तक आने पर उस पर टैक्स लगेगा, और वो 18% की दर से होगा, और ये दालों की महंगाई की वजह बनेगा। क्योंकि जीएसटी के फैसले पूरे देश में लागू होते हैं, तो इसलिए यह फैसला पूरे देश पर प्रभावी होगा। यहां से यह भी संभावना इस बात की दिखाई दे रही कि और भी ऐसी क्रॉप्स जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है, क्या उन पर भी आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनाकर, इसे नजीर बनाकर क्या इस टैक्स को लगाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर कृषि उत्पादों का एक हिस्सा या खाद्य उत्पादों का एक हिस्सा जो आमतौर पर जीएसटी के दायरे से बाहर था, उस पर जीएसटी लगने की संभावना बन गई है। दूसरा फैसला इसी के साथ ब्रोकरेज पर है। जो ब्रोकरेज का भुगतान, ये जो दलाली का भुगतान, कमीशन का भुगतान किया जाता है मंडी और उसके बीच में, उस पर भी जीएसटी लगाने का आदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दिया है। ओके, सो फिर प्रोसेस्ड दालों को लेकर के एक खबर है कि भाई आपके थाली पर जो प्रोसेस्ड दाल आती है, जो कंपनियां उसे छिलका उतारती, प्रोसेस करती है, उस पर अब जीएसटी की नज़र है। इसलिए वहां पर हम देख सकते हैं कि ये आगे जाकर, जैसा कि अंशुमान जी कह रहे थे, नज़ीर बनते हुए और हम पूरे देश में से लागू होते हुए देखेंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश की दालों पर तो ये फैसला लिया जा ही सकता है। अगली खबर, 1 अक्टूबर से शुरू हुए चावल खरीद वर्ष 2023-24 के लिए अब तक हुई चावल खरीद पिछले साल के मुकाबले करीब 7% पीछे है। 5 मार्च तक कुल 441.5 लाख टन चावल की खरीद हुई थी, और पिछले साल इस दौरान 475.5 लाख टन चावल की खरीद हुई थी। सरकार ने इस साल खरीफ सीजन में 11.14 करोड़ टन चावल उत्पादन का अनुमान जो है वो रखा है। इस खबर पर अंशुमान जी आपसे यही समझना चाहूंगी कि सरकार की राशन की स्कीम के लिए क्या चावल पूरा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट्स जो है अभी पीछे ही नजर आ रहे हैं।
ये खबर यकीनन फूड इन्फ्लेशन की दृष्टि से, सरकार के फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से चिंताजनक है। और अभी जब ये संभावनाएं जारी आई थी रबी के उत्पादन के अनुमान को, जिसको हमने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया, तो हमने बताया था कि सरकार ने कहा है कि गेहूं का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। उस समय भी हमने कहा था कि खरीफ की फसल से कितनी खरीद होती है, कितना चावल सरकार के भंडार में आता है, इस आधार पर निर्भर होगा कि बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। और अब 1 अक्टूबर से 5 मार्च की अवधि में खरीफ का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खरीद है, प्रियंका जी, प्रोक्योरमेंट के पूरे साइकिल में चावल की खरीद खरीफ के मौसम में सबसे बड़ी खरीद होती है, और उसमें भी हमें कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा पीछे चलें तो पिछले रबी मौसम में सरकार गेहूं की भी पर्याप्त खरीद नहीं कर पा रही थी, जबकि एमएसपी बढ़ाया भी गया था। ऐसी स्थिति में 2 बड़ी चुनौतियां बनती दिखाई दे रही। एक तो चावल की कीमतों में लगातार दबाव बना रहेगा, निर्यात खुलने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, क्योंकि सरकार को ही पर्याप्त चावल नहीं मिल रहा है, तो चावल का निर्यात आने वाले समय में खुलेगा, इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य महंगाई में अनाज के सेगमेंट में, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो सीरियल्स का सेगमेंट है, वहां हम जो महंगाई की दर 8-9% से दहाई के अंकों में देख रहे हैं, वो लगातार आने वाले समय में बनी रहेगी। और अब इससे रबी की फसल पर खासा दबाव बढ़ गया है, रबी की फसल के उत्पादन पर खासी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि अगर रबी से भी पिछले साल जैसी परिस्थिति रही और सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिला, तो फिर चुनाव के बाद सरकार को पूरी की पूरी मुफ्त खाद्य अनाज वितरण की जो स्कीम 80 करोड़ लोगों को दी जा रही है, उस पर नए सिरे से विचार करना होगा। दर्शकों को याद है कि 2 साल पहले नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश की थी और कहा था कि इसके लिए अनाज और सब्सिडी की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल बढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमारी जो थाली है उसमें दाल और चावल दोनों ही पर अभी कीमतों के फ्रंट पर दबाव, एक पर टैक्स की वजह से, एक पर जिस तरह की उम्मीद थी अभी तक वो टारगेट्स नहीं मीट हो पाए हैं। अगली खबर है आपकी जेब से जुड़ी हुई। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों को कार्ड नेटवर्क के साथ विशेष व्यवस्था करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जो उन्हें प्रतिद्वंदी नेटवर्क का दोहन करने से रोकता है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड देने वालों से कहा है कि वो कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता ना करें जो ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सर्विस लेने से रोकता हो। आरबीआई ने पहली बार जुलाई 2023 में इस कदम का प्रस्ताव रखा था। उस समय आरबीआई ने डेबिट और प्रीपेड कार्ड पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। तो रिजर्व बैंक की इस सख्ती के क्या मायने हैं, क्यों ये सख्ती हुई है? आप लगातार इस पर बहुत मुखर रहे हैं अंशुमान जी, और अब रिजर्व बैंक लग रहा है आप ही की बात सुनकर कदम उठा रहा है। ये फैसला समझने जैसा है। जब भी आप कभी क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं किसी बैंक के पास, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले कब वाले भारत में बैंक हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स हैं, अब तो सेपरेट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स हैं, और एनबीएफसी कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड देती हैं। वो आमतौर पर आपको किसी खास सर्विस प्रोवाइडर का कार्ड लेने के लिए बाध्य करते हैं और ये कहते हैं कि आपको उसी का कार्ड लेना होगा। बल्कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं, उससे गहराई से राबिता रखते हैं और आप क्रेडिट कार्ड चुनते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि किसी खास सुविधा का कार्ड किसी खास पार्टनर के साथ आता है। पार्टनर कौन है? भारत में 5 पार्टनर्स हैं जिन पार्टनर्स के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। एक अमेरिकन एक्सप्रेस है जिसके साथ एमएक्स का कार्ड आता है, दूसरा डाइनर्स क्लब है, छोटा सा हिस्सा है लेकिन प्रीमियम कार्ड जारी होते हैं, मास्टर कार्ड है, एनपीसीआई का कार्ड है जिसको कि हम रुपे कार्ड कहते हैं, और इसके बाद वीजा का कार्ड है। बैंक आमतौर पर इन क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करते हैं और उसके तहत अपने ग्राहकों को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वो वीजा और मास्टर कार्ड्स में से किसी को चुने या एमएक्स या डाइनर्स में से किसी को चुने। रिजर्व बैंक ने बैंकों की इस मोनोपोली को और क्रेडिट कार्ड कंपनियों की इस मोनोपोली को तोड़ दिया है और ये उपभोक्ताओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। अब यदि आप किसी बैंक से कार्ड लेने जा रहे हैं तो बैंक अपने कार्ड के साथ आपको ये बाध्य नहीं करेगा कि आप वीजा का कार्ड लीजिए या मास्टर कार्ड लीजिए। अभी हाल फिलहाल में इस तरीके की शिकायतें रिजर्व बैंक के पास पहुंची थी कि कई सारी प्रीमियम कंपनियों ने जो अपने कार्ड जारी किए उनमें उन्होंने एक ही ऑपरेटर का ऑप्शन दिया है कि एक ही कार्ड पार्टनर उनके साथ होगा, या तो वीजा होगा या मास्टर कार्ड होगा। इसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड चयन की दुनिया में डेमोक्रेसी आती दिखाई देगी, जहां बैंक और क्रेडिट कार्ड गेटवेज पेमेंट कंपनियां मिलकर आपको कुछ सिलेक्टिव कार्ड्स को चुनने के लिए बाध्य करते थे और ये व्यवस्था आने वाले समय में लागू होगी। अब आप क्रेडिट कार्ड चुनने जा रहे हैं, आपको मास्टर कार्ड अच्छा लगता है तो बैंक की जरूरी होगा कि आपको मास्टर कार्ड दे, और अगर आपको वीजा चाहिए तो वीजा लीजिए, रुपए चाहिए तो रुपये लीजिए, एमएक्स चाहिए तो एमएक्स लीजिए। बैंक के बाध्य नहीं करेगा कि आपको किसी एक का कार्ड खरीदना है।
ये बड़ी अच्छी खबर है, कंज्यूमर की मर्जी चलेगी, बैंक और क्रेडिट कार्ड देने वाले की नहीं चलेगी। अगली खबर, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितनी ग्रोथ का अनुमान लगाया, ग्रोथ उससे अधिक हो सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि इस साल ग्रोथ का आंकड़ा 8% तक भी पहुंच सकता है। फरवरी अंत में सरकार की तरफ से ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया गया था, उसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.6% ग्रोथ का अनुमान था, लेकिन अब संभावना ज्यादा ग्रोथ की लग रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने हाल में फिनटेक कंपनियों पर हुई सख्ती को लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक खुद फिनटेक कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है और मजाकिया लहजे में रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि फरारी चलाने वाले को भी ट्रैफिक नियमों का तो पालन करना ही पड़ता है। चलिए एक एक करके इस पर हम व्यू लेते हैं अंशुमान जी का। अंशुमान जी, पहले तो 8% ग्रोथ, रिजर्व बैंक गवर्नर जिस नंबर पर नजरें और उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको ये रियलिस्टिक दिख रहे हैं और क्यों ऐसी उम्मीद है इन्हें? दिसंबर तिमाही के आंकड़े हमारे सामने आए, हमने विस्तार से उन पर चर्चा की और उसकी वास्तविकता अलग अलग तरीके से सामने है। उन आंकड़ों में जिसमें जो ग्रोथ का हिस्सा दिखाया गया और जो कंजम्पशन का या डिमांड का हिस्सा था, उनमें बड़ा फर्क था, खासी डिस्क्रिपेंसीज थी। टैक्सेशन में बढ़ोतरी के आधार पर जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाया गया था और ये आंकड़ों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चुनाव का मौका है, रिजर्व बैंक गवर्नर कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे कि ग्रोथ में कमी हो। 8% ग्रोथ थोड़ी ज्यादा उत्साही आकलन लगता है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ को डिकंस्ट्रक्ट करें, अगर आप जीडीपी के आंकड़े को खोलें, उसके एक एक पुर्जे हिस्से को खोलें, तो आपको दिखाई देगा कि एग्रीकल्चर में पिछले 3-4 साल की न्यूनतम ग्रोथ रेट है। भारत में डिमांड की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले साल का बेस इफेक्ट भी कहीं कहीं न प्ले कर रहा था, लेकिन ये तकनीकी बात है। भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% के आसपास तो रहेगी। ये महत्वपूर्ण देखना है। आज भी कुछ आंकड़े हमारे पास आए जिसमें पता चला कि कंपनियों को रूरल एरिया से अभी भी डिमांड आती नहीं दिखाई दे रही है। रूरल कंजम्पशन में बड़ा डिमांड नहीं है। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें हमने इंडिकेट किया था कि कंज्यूमर कंपनियां कह रही हैं कि उनके पास फुटफॉल्स नहीं है मॉल्स में, वो डिस्काउंट्स खत्म कर रही हैं। तो ये एक दूसरी साइड की स्टोरी है, जो ग्रोथ का एक पैराडॉक्स है जो हमें दिखाई दे रहा है, जहां जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, जिसको कि हम मैक्रो इकोनॉमी की भाषा में मानते हैं कि जो तत्काल आने वाली सूचनाएं, जो हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं, वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत रोबस्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आंकड़ों के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो रोबस्ट ग्रोथ के आने वाले समय में अच्छी आर्थिक विकास दर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें खासतौर से कॉर्पोरेट टैक्स का, कंपनियों के टैक्स का कलेक्शन, जिसने पिछली तिमाही में आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में मदद की। अब अगली बात जो उन्होंने कही कि भाई जो फरारी चलाता है उसे भी ट्रैफिक के नियम जो है उसे पालन करना होगा, तो फिनटेक कंपनियों पर सख्ती को लेकर उनका इस तरह से बोलना, क्या उनका तर्क आपको कन्विंस कर रहा है? आरबीआई गवर्नर के पास वो शिकायतें, वो जो जिलाहटें, वो उलाहने तो पहुंचे ही होंगे जो फिनटेक का उद्योग लगातार दे रहा है कि आरबीआई स्लेजिलिंग, इस उभरती हुई पूरे कारोबार को सख्त नियमों में बांध रहा है, ओवर रेगुलेट कर रहा है, इस चीज से ग्रोथ पर असर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर काफी दो टूक और बेबाक दिखाई दिए। उन्होंने जो इस मेटाफर का, जिस रूपक का इस्तेमाल किया कि चाहे आप फरारी चला रहे हो या आप छोटी कार चला रहे हो, ट्रैफिक के नियम तो एक समान है। लेकिन इस पूरे बयान के पीछे महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने फैसलों को लेकर कहीं कोई किसी तरीके के पुनर्विचार की बात नहीं कही। यानी वो ये मान रहे हैं कि फिनटेक कंपनियां नियम तोड़ रही हैं। अगर उनके पास फरारी चलाने की, उनके पास अगर फरारी है तो वो उसे उन नियमों के तहत नहीं चला रही है, और इसलिए ये कार्यवाही आने वाले समय में, संकेत है कि ये कार्यवाही आने वाले समय में जारी रह सकती है। अगली खबर, 2022 के दौरान बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया जिस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, उसके मुकाबले अब वो लगभग 1/3 ही रह गया। यानी करीब 1.5 साल के दौरान इसमें 66% की भारी गिरावट देखने को मिली है। कुल बकाया घटकर अब 45,000 करोड़ रुपए के नीचे आ गया है, जो 2022 के दौरान आपको बता दें कि 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तो ये जो नंबर्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? डिस्कॉम के बकाये में अचानक इतनी गिरावट कैसे आ गई अंशुमान जी? ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये स्ट्रेस भारत में पिछले काफी समय से बना हुआ था। डिस्कॉम्स, जेनकोज का मतलब जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, डिस्कॉम यानी जो बिजली वितरण वाली करने वाली कंपनियां हैं, ये उनका उधार नहीं चुकाती थी। जेनकोज के
के पैसे फंसे हुए होते थे। डिस्कॉम्स को राज्य सरकारें पैसा नहीं देती थी, क्योंकि राज्य सरकारें जो फ्री में मुफ्त में सब्सिडाइज बिजली देती थी वो पैसा उन्हें नहीं मिलता था। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और बताया था कि भारत में सबसे बड़ी बकायेदारी या सबसे बड़े जो डिफॉल्टर हैं वो सरकारें ही खुद हैं, जो डिस्कॉम्स को पैसा नहीं देती। ये स्थिति इतनी विकट हुई कि पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार को और बिजली नियामक को, रेगुलेटर को बेहद सख्त प्रावधान लगाने पड़े। वो सब प्रावधान ऐसे थे कि डिस्कॉम्स को अब जब तक अपना पैसा नहीं चुकाएंगी, जिनको से उनको बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें कर्ज लेने की सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें बहुत सारे पाबंदियों और सख्ती में लगाया गया था। नहीं तो आमतौर पर डिस्कॉम्स बिजली खरीदती जाती थी और ये तर्क देकर उधार या बकाया बढ़ाती चली जाती थी कि राज्य सरकारों ने पैसा नहीं दिया। तो जब सख्ती की गई तो राज्य सरकारों से भी पैसे की वसूली हुई और उस वसूली के कारण उन्होंने डिस्कॉम्स पर जब ये कह दिया गया कि उनको 45 दिन में पेमेंट करना है, नहीं तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो जिनको उसके पास पैसा पहुंचना शुरू हुआ है। और इसलिए अब जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी बकायेदारी में हमें कमी दिखाई दे रही है। ये पिछले 6-8 महीनों में जो बेहद सख्त नियम लगाए गए बिजली वितरण कंपनियों पर, उनका नतीजा हमें मिल रहा है। ओके, सख्ती का असर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्कॉम कंपनियों को एक्शन में आते हुए। एफएमसीजी सेक्टर में सितंबर तिमाही तक मामूली ग्रोथ का अनुमान है। रिसर्च फर्म कांतार के मुताबिक कृषि क्षेत्र का अनिश्चित आउटलुक और लोकसभा चुनाव का एफएमसीजी खपत पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका है। कांतार ने 2023 में औसत वार्षिक एफएमसीजी खपत में मामूली गिरावट दर्ज की है। 2022 में ये 117.2 किलो से घटकर 117.1 किलो प्रति घर हो गई है। हालांकि ये उम्मीद है कि साल के आखिर में एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ बेहतर होगी। अंशुमान जी, क्या लग रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है? देखिए, अभी हमने आपसे कुछ मिनट पहले कहा, जब हम आरबीआई के आंकड़े पर बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 8% के आसपास रहेगी। कांतार की स्टडी बता रही है कि भारत के का जो एफएमसीजी उद्योग है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें कि कंजम्पशन के प्रोडक्ट आते हैं, उनकी मांग अभी भी उभरती नहीं दिखाई दे रही है। उसकी मांग पर जो असर पिछले 2 साल से चल रहा है वो दिख रहा है। कांतार की स्टडी ये बताती है कि बाजार में डिमांड साइड का या मांग की साइड की, खपत साइड की तस्वीर अभी बेहद अच्छी नहीं हो रही। इसके साथ कृषि क्षेत्र को लेकर खरीफ की खरीद का आंकड़ा हमने आपको बताया। जब किसान अपना अनाज बेचने के लिए नहीं आ रहा है, उसका असर भी हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमाई पर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो तटस्थ आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर अभी काफी फूंक पर आगे कदम रखेगा। इस खबर को आप हमारे कल के विश्लेषण से भी जोड़ सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि डिमांड नहीं है, इसलिए कंपनियों ने अब डिस्काउंट्स घटाने शुरू कर दिए हैं। और अब वक्त है सबसे बड़ी खबर का। और आज की सबसे बड़ी खबर का सीधा रिश्ता है आपके निवेश से। स्मॉल और मिड कैप स्कीम को लेकर नियामकों के बीच चिंता बढ़ती हुई है और इसीलिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए स्ट्रेस टेस्ट को अनिवार्य बनाने की चर्चा भी अब जोरों पकड़ रही है। खबरों के मुताबिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को स्मॉल और मिड कैप स्कीम के हर महीने स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट का खुलासा अगले महीने की 15 तारीख को करना अनिवार्य किया जा सकता है। अंशुमान जी, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर स्ट्रेस बढ़ता हुआ है यहाँ रेगुलेटर का। एम्फी अब कह रही है कि भाई आप हर महीने स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। मैंने इंडस्ट्री में जितने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि चाहे सेबी हो या एम्फी, सबको लगा कि निवेशकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो और ये निवेशकों के हित के लिए है। आप इस सख्ती को कैसे देख रहे हैं? निवेशकों का हित है या फिर निवेशकों को ओवर कॉशन दिया जा रहा है और उनको थोड़ा सा नर्वस बना दिया जा रहा है? देखिए प्रियंका, बाजार को करीब से समझने वाले लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बुनियादी नेचर में फर्क है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को आमतौर पर इलिक्विड स्टॉक माना जाता है। उनमें लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि उनमें बड़े निवेशक निवेश नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड का जो परिदृश्य पिछले 5-6 सालों में बदला है, अगर इसके पीछे आप जाके देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस तरीके का बबल, इस तरीके का स्पेकुलेशन बनता नहीं दिखाई दिया था। समस्या रेगुलेटर्स की ये है कि जितने भी वैल्यूएशन या जिस तरीके का एक्सुबरेंस, अगर हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करें शब्द का, या हम अति उत्साह देखें, वो उन फंडामेंटल्स पर, उन बुनियादी कारकों पर फिट नहीं होता जिनके आधार पर आप ये जायज ठहरा सके कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली आ रही है। रेगुलेटर की चुनौती यह है कि ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर अपने जोखिम पर खरीद रहा हो
उसकी इच्छा की बात है, वो दांव लगाए और गंवा दे। पर रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा करके वहां अपना पैसा रख रहे हैं, और म्यूचुअल फंड भी उसी रैली में उसी तरीके के स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में उसी तरीके की बाइंग कर रहे हैं जो सामान्य रूप से रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 2 साल में 65% के आसपास का रिटर्न दिया है। मैं डेटा चेक कर रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब करीब 65% का दिया, जो निफ्टी का से करीब करीब 20% ज्यादा है। और ये कहीं से भी किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी रेगुलेटर के गले नहीं उतरेगा, सामान्य रूप से भी किसी के गले नहीं उतरेगा कि लार्ज कैप का के बेस वाला निफ्टी 26% का रिटर्न दे रहा हो और स्मॉल कैप का 12 महीने का रिटर्न 65% के आसपास हो। इसलिए अब चूंकि स्मॉल कैप की रैली को फ्यूल करने के लिए उसको ईंधन मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड्स ने तमाम स्कीमें ऐसी जारी की हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप को फोकस करती हैं। निवेशकों को रिटर्न्स भी अच्छे मिले हैं क्योंकि वहां रैली दिखाई दे रही। इसलिए रेगुलेटर और एमएफई दोनों इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि वो जांचने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनियों में हमने जो निवेश कर रखा है उसका स्ट्रेस का लेवल क्या है। नए डिस्क्लोजर नाम्स लाने की बात चल रही है जिसमें उन्हें नए तरह से डिस्क्लोज करना होगा। यहाँ तक ये भी हो सकता है, संकेत ये भी है कि उन्हें अपने ट्रेड्स की एक निर्धारित समय पर जानकारी भी देनी होगी कि उन्होंने स्मॉल कैप्स में कितना ट्रेड किया, किसको सेल किया, किसको बाय किया। कुछ और भी डिटेल्स की जानकारी मांगी जाएगी ताकि निवेशकों को ये पता रहे स्टॉक जिसमें आपका म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है वो किसी करेक्शन में उल्टा भी हो सकता है, उसका नुकसान उनके खाते में जा सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप में काफी पैसा स्मॉल इन्वेस्टर्स का लगा है फंड्स में, और दोनों को लग रहा है, रेगुलेटर और एमएफई दोनों को डर लग रहा है कि अगर इसमें एक तेज करेक्शन आया तो लोगों का विश्वास हिल जाएगा, म्यूचुअल फंड निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। अब भाई आपके पास अगर निवेशकों का पैसा है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो निवेशक को ज़रूर दिखाइए, यही कोशिश की जा रही है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के अस्पतालों में इलाज के लिए शुल्क तय करने को लेकर इस हफ्ते राज्य सरकारों के साथ चर्चा शुरू करेगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की लागत में भारी अंतर को लेकर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इलाज के लिए दिए जाने वाले शुल्क को जल्द तय करने का निर्देश भी दिया था, साथ ही इसके लिए 6 हफ्ते का समय भी दिया था। तो क्या इलाज सस्ता होगा? अब बातचीत शुरू होने वाली है। अंशुमान जी, आपको लग रहा है, हमेशा हम बात करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन और ऊपर से मेडिकल इन्फ्लेशन को टॉप अप करते हैं अस्पतालों की मनमानी, अब आपको लग रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठ सकते हैं? देखिए, जो काम रेगुलेटर और लाइसेंसर के तौर पर सरकार को आज से 5-6 साल 7 साल पहले कर लेना चाहिए था, वो काम अदालत सरकार से करा रही है। सरकार हॉस्पिटल्स को लाइसेंस देती है, सरकार दवा कंपनियों को लाइसेंस देती है, सरकार पैथोलॉजी के नियम तय करती है। सरकार को ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जेस जो कि विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो पैथोलॉजी की हो या इलाज की हो, इनका एक स्टैंडर्ड रेट पहले से तय कर लेना चाहिए था। सरकारों ने इतने दिनों में ये क्यों नहीं किया, ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है। जब पिछले सप्ताह खबर आई थी तो हमने आपको विस्तार से बताया था। ये होना 3 वजहों से बेहद जरूरी है। उसकी वजह यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में आमतौर पर सर्विसेज की दृष्टि से, कच्चे माल की दृष्टि से, जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो मशीनें, उनकी दृष्टि से एक स्टैंडर्डाइजेशन पहले से मौजूद है। तो प्रीमियम जो लिया जाता है वो शायद तमाम सुविधाओं का लिया जाता है। पैथोलॉजी की मशीनें बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं। बाकी अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पर चार्जेस अलग अलग होते हैं। जब भी आप कहीं एक अस्पताल में डेंगू का इलाज कराने चाहें तो उसके लिए X पैसा लगता है, और दूसरे अस्पताल में उन्हीं दवाओं से उसी तरीके का इलाज करने पर आपको 2X पैसा देना पड़ता है, 3X पैसा देना पड़ता है। यही स्थिति पैथोलॉजी की है। दवाओं के रेट भी स्टैंडर्डाइज है। तो आखिर अस्पतालों की दरें स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये बेहद जरूरी था। अब सरकार के पास को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों के साथ बैठना होगा। राज्य सरकारों के साथ इसलिए बात करनी होगी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारों के नियंत्रण में आती हैं, वो कंकरेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए राज्य सरकारें भी उसे रेगुलेट करती हैं। राज्य सरकारें नर्सिंग होम्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस देती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब तक रेट स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे प्रियंका जी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होगी। क्योंकि अभी आपको अलग अलग शहर में इलाज के लिए जो इंश्योरेंस लेना होता है तो उसकी दरें भी अलग अलग होती हैं। और वो दरें क्यों तय होती हैं कि उस शहर का अस्पताल महंगा होगा, उस शहर में इलाज कराने का खर्च ज्यादा होगा। तो खर्च किस चीज का है? रूम की सुविधाओं का है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का है, बाकी चीजों का है। यह भी तभी स्पष्ट होगा कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे जेन्युइन और जायज प्रीमियम ले रही है कि नहीं ले रही। इससे तय होगा कि अस्पताल उस इलाज पर आपसे कितना पैसा ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, चुनाव के शोर के बीच में आया है। रुके नहीं,
जारी हो और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर भारत में लोगों को ये पता चले कि उनको अलग अलग श्रेणी के अस्पतालों में इलाज कराने पर क्या पैसा देना पड़ेगा और उसकी दरें क्या होंगी। इससे सबका सबका फायदा है और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। बिल्कुल, निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए एक बड़ा रिफॉर्म है और ये जो है ज़रूरी भी है यहाँ पर, क्योंकि आपके मेडिकल पर आप जो खर्चा कर रहे हैं और आपके इंश्योरेंस पर जो खर्चा कर रहे हैं, ये दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, अभी अंशुमान जी ने आपको बताया। अगली खबर है, प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करना अब कंपनियों को भारी पड़ेगा। सरकार ने सीसीआई को उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर उनके ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। अभी तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपनी की उस बिजनेस यूनिट के टर्नओवर के आधार पर ही जुर्माना लगाता था जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है। क्या कंपनियां इस बदलाव को मानेंगी अंशुमान जी? ये बड़ा फैसला है। आज भी बड़े फैसलों का दिन है। कंपटीशन कमीशन ने थोड़े समय के बाद, लंबे समय के बाद, जिसको कि हम अंग्रेजी की भाषा में कहें कि अपने टूथ एंड नेल्स, अपने दांत और ताकत दिखाई है। जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो आमतौर पर एकाधिकार पर आधारित हैं। ग्लोबल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। आमतौर पर अगर उनकी कोई भारतीय यूनिट प्रतिस्पर्धा को तोड़ती थी, कार्टेल बनाती थी, बाजार में अनफेयर कंपटीशन को सपोर्ट करती थी, उसकी उस यूनिट पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब उसके पूरे कामकाज पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को ज्यादा जुर्माना देना होगा। थोड़ा पीछे जाकर समझें कि भारतीय बाजार में, भारत में पिछले 10 सालों में 3-4 ऐसे बड़े मामले हुए जहां कंपनियों ने एकाधिकार का दुरुपयोग किया है, कार्टेल बनाया। सीमेंट कार्टेल के लिए कुख्यात है, 2 बार उस पर फैसला हो चुका। इसके अलावा शिपिंग पर एक बड़ा कार्टेल बना, इस पर कंपटीशन कमीशन का फैसला आया था कुछ समय पहले। अभी हाल फिलहाल में गूगल पर एकाधिकार के मामले को लेकर कंपटीशन कमीशन ने जुर्माना लगाया कि वो अपने ऐप स्टोर के ऊपर प्ले स्टोर पर ऐप डेवलपर्स के साथ अन्याय करता है और उनके साथ पारदर्शिता के साथ उन्हें लिस्ट करने की सुविधा नहीं देता। वो सख्ती भी हुई, जिसका मामला अभी हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। इन सारी चीजों में जुर्माना दरअसल हो सकता है गूगल की घरेलू कंपनी पर लगा हो, लेकिन अगर ये प्रावधान लागू होता तो शायद फिर ग्लोबल वर्ल्ड वाइड गूगल पर भी इसका जुर्माना लगाना होता। तो भारत के कंपटीशन कानून में यह महत्वपूर्ण बदलाव है। आक्रामक है, रेड थोड़ा सा, लेकिन प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि कंपटीशन कमीशन इतनी सख्ती दिखाए। हमें आने वाले समय में दिखाई देगा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में, खासतौर से आईटी सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो कैसे इस पर क्या रिएक्ट करती हैं और किन पर पहली बार प्रतिस्पर्धा उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और अब इसी के साथ वक्त हो गया है झटपट खबरों का। सरकार एनएलसी इंडिया में अपनी 7% हिस्सेदारी ओफिस के जरिए बेचने जा रही है। ये बिक्री 212 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होगी। दीपम के सचिव तुहिन कान पांडे ने इसकी जानकारी दी है। रिटेल निवेश भी इस ओएफएस में सोमवार से हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि संस्थागत निवेशकों के लिए ये गुरुवार को ही खुल गया है। टेलीकॉम दिग्गज रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूजर्स से कमाई यानी आरपू बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को पोस्टपेड प्लान में अपग्रेड करने के लिए प्रेरित कर रही है। मोबाइल यूजर्स पोस्टपेड में ज्यादा डेटा इस्तेमाल की वजह से अधिक भुगतान करते हैं। कंपनियों का मानना है कि कई कनेक्शन वाले महंगे फैमिली प्लान, आकर्षक डेटा अलाउंस और ओटीटी स्ट्रीमिंग ऐप सब्सक्रिप्शन वाले महंगे पोस्टपेड प्लान से आरपू को बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मशहूर हस्तियों को सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों से दूर रहने की चेतावनी दी है। सीसीपीए ने सेलिब्रिटीज को आगाह किया कि अगर वो सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों में काम करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह के विज्ञापनों को लेकर सरकार की तरफ से पहले भी सख्ती हुई है और इसके बावजूद धड़ल्ले से ऑनलाइन सट्टेबाजी हो रही है और कई बड़ी फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स इनके लिए विज्ञापन करते हुए भी आपको दिखेंगे, जिसे लेकर अब सीसीपीए ने कहा है कि वो सख्ती से एक्शन ले सकती है। अंशुमान जी, झटपट खबरों में कौन सी आपकी पिक रहेगी? दो खबरें महत्वपूर्ण है। भारत के टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा शिफ्ट अब तैयार हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को अब पोस्टपेड ग्राहक चाहिए। भारत में टेलीकॉम की क्रांति का जो पहला दौर था, जो 2G और 3G तक था, जो कॉल पे बेस्ड था या जो वॉइस सर्विस बेस्ड था, वहां हमने प्रीपेड के ऊपर ज्यादा फोकस भी देखा था और कंपनियां प्रीपेड ग्राहकों के लिए तमाम तरीके के ऑप्शन प्लान लेकर आती थी। लेकिन डेटा आने के साथ अब कंपनियों के कारोबार का बड़ा हिस्सा या उनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा या आरपू का बड़ा हिस्सा डेटा से आने लगा है। और जो ट्रेंड हमें बता रहा है पिछले 1-2 साल का, उसमें पोस्टपेड कंज्यूमर ही ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। तो अब भारत के बाजार में आमतौर पर डोपुली है, 2 कंपनियां हैं और ये दोनों कंपनियां चाहती हैं
कि लोग पोस्ट पेड प्लान की तरफ जाएं। पोस्ट पेड प्लान में एक कंपनी के लिए एक निश्चितता होती है, उसको एक निर्धारित आरपू सुनिश्चित करने की सुविधा मिलती है, एक बेसिक बिलिंग होती है जो उसको मिलती है, और डेटा के लिए भी लोग अब पोस्ट पेड को प्रेफर करें, कंपनियां ऐसा चाहती हैं। जबकि भारतीय बाजार मूलतः टेलीकॉम का बाजार प्रीपेड कस्टमर्स ने बनाया है। दिलचस्प है देखना कि कितने लोग अब प्रीपेड छोड़कर पोस्टपेड की तरफ जाएंगे। और दूसरी खबर महत्वपूर्ण है सीसीपीए का जो चेतावनी है। ये चेतावनी भारत के तमाम उन स्टार्स के लिए है जो ये भी नहीं जानते कि वो जिस सामान का जिस उत्पाद को इंडोर्स कर रहे हैं वो है क्या और उसका वो इस्तेमाल कौन करता है। अगर सीसीपीए इन्हें रोक पाए तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन सीसीपीए को इसके साथ ये भी देखना होगा कि गैम्बलिंग और बेटिंग कंपनियां भारत में बड़े बड़े खेल आयोजनों से भी दूर रहें, वहां भी उनकी भी स्पॉन्सरशिप से उनसे वो दूरी बनाई जाए, क्योंकि असर केवल एक इन्फ्लुएंसर का ही नहीं होता। जब कंपनियां तमाम आयोजनों के साथ जुड़ती हैं तो लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि वो सट्टेबाजी करें और गैम्बलिंग में अपना पैसा लगाएं। मनी सेंट्रल में तो हमने बहुत सारी खबरें आपसे समझ ली, बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए, लेकिन अब ये सवाल कि इस हफ्ते के इकोनॉमिकम में आप क्या खास चर्चा लेकर आ रहे हैं? इस बार के इकोनॉमिकम में हम उस सवाल से जूझने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब पिछले 3-4 सालों में नहीं मिला। क्या किसानों को एमएसपी की गारंटी देना जायज है या उचित है? क्या सरकार ऐसा कुछ करने की तैयारी पहले से कर रही थी और अब कहीं उलझ गई है? किसानों की एमएसपी की गारंटी के पूरे मामले का डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं से क्या रिश्ता है? इसके कई सारे ऐसे अनसुलझे पहलू और हिस्से जो शायद आपको पता नहीं होंगे, हम इस बार इकोनॉमिकम में लेकर आएंगे और उन पक्षों को आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता चले कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की नीतियों में सरकार दरअसल करना क्या चाह रही थी अभी से पहले तक और अब चुनौतियां क्या है। ठीक है, सो एमएसपी की गारंटी से जुड़ी खबर को अगर आप समझना चाहते हैं, इसके हर रुख को लेकर आएंगे अंशुमान जी इस हफ्ते के अपने इकोनॉमिकम में, तो मनी 9 के आपको जरूर डाउनलोड कर लें, इकोनॉमिकम मिस ना हो जाए। आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद अंशुमान जी, आपने वक्त निकाला। और बता देते हैं कि कल यानी शुक्रवार को तो भाई शिवरात्रि है, तो कल आपसे मनी सेंट्रल जो है वो रूबरू नहीं होने वाला है। सोमवार को अब मनी सेंट्रल में होगी मुलाकात शाम को 7 बजे और उम्मीद करते हैं कि आपके पुराने चाहेते होस्ट तब तक वापस भी आ जाएंगे। मुझे दीजिए यहीं पर इजाजत। मुलाकात होगी मनी सेंट्रल में सोमवार को शाम को 7 बजे। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।